सभी ने सुना है। अंबेडकर को किसका नेता कहा जाता है? फिर आपको ये भी पता होगा जब नाम सुना दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसका नेता कहा जाता है? दलितों का। और जब उसे मन्नी भक्तों का कहते बोले कि वो तो चमारन को नेता हो, यही कहते ना। अब आप दादा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पीछे ओबीसी वाले भैया कितने बैठे हुए हैं? भाई लड़का से पूछो, एमपीपी है। तो भैया तुमसे ही पूछ रहा हूँ खासकर। आप ये बताइए, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई खास चीज है, कोई धन दौलत है, आप उसे किसे दोगे? जैसे आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हो, बीवी हो, अब आप बताओगे किसको दोगे? परिवार वालों, पड़ोसी के को तो नहीं दोगे, अपने को दोगे जो खास होगा, उसी को दोगे ना। तो संविधान किस किसने पढ़ा है? आपने पढ़ा भैया? नहीं पढ़ा। आर्टिकल 340 में क्या लिखा है? अब आप मुझे ये बताओ, बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 340 लिखा, उसमें क्या लिखा है? 40, 41, 42 ये बताओ, पहले कौन सा आता है? अभी फिर बताएंगे, पूछ रहे हैं ना। चलो नहीं पता। चलो अब आप ये बताओ कि 40 पहले आता है कि 41? 40 आता है ना। तो जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब जब पढ़ लिख कर विदेश से आए तो उनके पास सबसे धरोहर चीज क्या थी? संविधान लिखना। और उसमें भी क्या लिखना? आरक्षण लिखना। हक अधिकार तो सभी को समान दिए ना, ओनली आरक्षण में ही तो बराबरी नहीं थी सभी की, कि पूरे भारत के लोगों को एक बराबर आरक्षण है, नहीं है ना। तो अब आप ये बताओ कि 340 नंबर पहले आता है, तो 340 में फिर आरक्षण किसके लिए लिखना चाहिए? दलितों के नेता थे तो दलितों के लिए लिखना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में लिखा कि मेरे इस भारत देश में पिछड़ा वर्ग के जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी इस भारत देश में पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उन्हें उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो 341 में लिखा अनुसूचित जाति यानी दलितों के लिए, और 342 में लिखा अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग के लिए। अब आप बताओ कि बाबा साहब किसके नेता थे? बताओ ना। एमपीएस खास चीज किसके लिए थी? बाबा साहब के लिए खास कौन थे? ओबीसी के समाज के लोग। कौन थे दादा, कौन थे? एसटी वाले? वो तो 42 पे दबने को तो पिछड़ा वर्ग के ओबीसी वाले थे ना। अब उस टाइम पे एक नेता थे ओबीसी वर्ग के, नाम तो बताऊंगा, नाम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बाबा साहब का विरोध कर दिया, बोले कि जी अम्बेडकर आरक्षण दे चाह रहे, हमने ओबीसी वाले ने, पिछड़ा वर्ग वाले ने चमार कोरी बंगी बना चाह रहे, हमें नहीं चाहिए क्या आरक्षण, रख ले बगल को। सोचो बाबा साहब अपनी कीमती चीज तुम्हें देना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए आरक्षण, जी अम्बेडकर हमें चमार कोरी बना चाह रहे, बंगी बना चाह रहे, आरक्षण देंगे। उन्होंने बाबा साहब का विरोध कर दिया, लेकिन बाबा साहब फिर भी विश्व के विद्वान थे, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरी औलादें हैं, ये मेरे खून के रिश्ते के लोग हैं, इन्हें आज समझ में नहीं आ रही है तो कल समझ में आएगी। तो बाबा साहब ने फिर भी 340 में लिख दिया, आर्टिकल 340 में, कि आज नहीं तो कल जब मेरे पिछड़ा वर्ग के लोगों को जरूरत महसूस हो तब इनके लिए मंडल आयोग बनना चाहिए और इन्हें आरक्षण इनकी संख्या के आधार पर मिलना चाहिए। अब उसके बाद फिर कांसीराम जी हुए, बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, संविधान लागू हो गया 1950 में। 1950 में जब संविधान लागू हो गया, उसके बावजूद क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका विरोध किया तो उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया। रुको, उनका विरोध किया तो उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया। फिर साहब कांसीराम जी ने, जब उन्हें पता चला कि बाबा साहब ओबीसी वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन इनके नेताओं ने बाबा साहब का विरोध किया तो इन मेरे भाइयों को आरक्षण नहीं मिल पाया। तो कांसीराम जी ने एक नारा शुरू किया था, वो नारा शुरू किया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। कांसीराम जी कौन थे? आरक्षण किसके लिए था? पिछड़ा वर्ग के लिए। कांसीराम जी क्यों लड़ रहे थे?
बाबा साहब क्यों लड़ रहे थे? कांसीराम जी भी तो चमार थे। यहाँ जातियां इन लोगों ने बनाई, हम सभी लोग भाई भाई हैं। इसलिए कांसीराम जी ने कहा कि बाबा साहब जो धरोहर, जो सबसे प्यारी चीज आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को देना चाहते थे, लेकिन उनके नेताओं ने उनका विरोध किया तो उन्हें नहीं मिल पाया। तो ये काम मैं करूंगा। जो बाबा साहब का सपना अधूरा था कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो आर्टिकल लिखा हुआ है, तो अब मैं मंडल आयोग बनवा के वो आरक्षण दिलवाऊंगा। तब कांसीराम जी ने कहा कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली खाली करो। करो। कौन सी कुर्सी? दिल्ली दिल्ली वाली प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। अब उस टाइम पे भी कांसीराम जी इधर ओबीसी वालों के लिए आंदोलन चला रहे हैं, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और इधर ओबीसी ने पिछड़ा वर्ग के दो बड़े बड़े नेता कल्याण सिंह मोदी और उमा भारती जी बोले कि क्या करोगे पिछड़ा वर्ग वाले हो, मंडल फंडल मत जाओ, क्या करोगे आओ नौकरी पोकरी लेके, चमार कोरी बन जाएंगे, नौकरी ले लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। बोले कि मंडल में नहीं तो मंडल में चलो, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बन गया मंदिर, टेस्ट हो गया पूरा। कोई भी ओबीसी वाले का नाम है उस लिस्ट में? राम मंदिर के लिए आंदोलन कौन कर रहा था? मंडल कौन चला रहा था? ओबीसी के लोग। और मंडल आयोग के लिए लड़ाई कौन लड़ रहे थे? एससी के लोग। लेकिन जब मंदिर के लिए भी लड़ाई ओबीसी वालों ने लड़ी, तब भी उनका नाम नहीं आया। और जब ये सभा चलती हुई, कांसीराम जी सभा चला रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये सभा चलते चलते जब पंजाब में पहुंची ये रैली, तो पंजाब में कुछ सवर्ण लोगों ने भगदड़ मचा दी और गोली कांड हो गया। जब गोली कांड हुआ तो उसमें 4 चमार जाति के लोग जगह की जगह पे शहीद हो गए, गोलियां चली। तो अब बताओ आरक्षण किसको मिलना था? मंडल कमीशन किसके लिए था? पिछड़ा वर्ग के। बोलो भैया, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप बात नहीं होती। हम भाषण दे रहे तो है नहीं, नेता तो है नहीं, आप सभी से बातें करने आए ना। आरक्षण किसको मिलना था? पिछड़ा वर्ग को। गोलियां कौन खा रहा था? चमार एससी वर्ग के लोग। और फिर भी लोग कहते हैं कि अम्बेडकर कांसीराम तो चमारन के नेता है। बताओ कि बाबा साहब और कांसीराम किसके नेता थे और किसके नहीं थे? आरक्षण हमें तो पहले ही मिल गया था 22.5%। उसके बावजूद भी तुम्हें आरक्षण दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। और लड़ाई लड़ रहे थे तो ओबीसी के आधे लोग तो चले गए थे कमंडल में, आधे लोग रह गए थे घरों में। लड़ाई लड़ी एससी के लोगों ने, तो आप लोगों को 27% आरक्षण मिल पाया। बल्कि आपकी संख्या कितनी है? 52%। ये 27% मिल पाया। और मध्य प्रदेश के लिए तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले तो दूसरा मंत्री है, तो अब तो 18-20 साल से ओबीसी कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री ओबीसी का ही है ना, तो 14% ही है। तो ये बात बताने के लिए मैं खड़ा हुआ था कि जो ओबीसी वाले भाई समझते हैं कि ये एससी वाले दुश्मन है, ये एससी वाले हमारे लिए नहीं है। और बताओ ओबीसी की सीट आती है तो उस पर कोई एससी वाला फॉर्म डाल सकता है? सरपंची पे मान लो डाल सकता है? नहीं डालेगा। और लोग वहाँ कहते हैं कि ओबीसी के आरक्षण तक को खा रहे हैं, चमार खा रहे हैं। बताओ कैसे खा रहे हैं? और बल्कि आपकी जो सीट आती है, जब भी आपकी नौकरियों की भर्तियां निकलती हैं तो आपको 27% नौकरियां देनी पड़ती हैं। लेकिन कलेक्टर, SI, IAS की भर्तियों में पता है क्या करते हैं वो लोग आपके आरक्षण के लिए? सभी लोगों ने पेपर दिए, सभी को फेल कर दिया। क्या करेंगे? फेल कर देते हैं और बताते हैं क्या? ओबीसी में कोई योग्य लड़का नहीं है जो इस भर्ती के लायक हो, और ये सीट सामान्य में बदल दी जाती है, बदल देनी चाहिए। बदली आई। तो अब आप बताओ कि सामान्य में कौन फायदा लेते हैं? कौन लेता है? वही सामान्य वाले, एससी वाले तो नहीं जाते। अब आप बताओ कि आपका आरक्षण कौन खा रहा है? कौन करे? मत लगाओ भैया, कौन करे? आप बताओ कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है? और बाबा साहब सबसे ज्यादा एससी के नहीं, अगर वो किसी के नेता थे, किसी के लीडर थे, तो वो ओबीसी वर्ग के थे। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, बाबा साहब का गुरु कौन था आपको पता है? महात्मा ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। अब बताओ कि एससी वाले कैसे हुए? उनके अपने हैं ओबीसी वाले, फिर भी किसी भी ओबीसी वालों के घरों में बाबा साहब की तस्वीर नहीं होगी। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। है किसी के घर में?
लड़ाई किसके लिए लड़ी? बाबा साहब ने इसके लिए 340 लिखा, ओबीसी के लिए। और मंडल कमीशन में लड़ाई एससी वाले किसके लिए लड़ रहे थे? ओबीसी वालों के लिए। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही। तो भाइयों मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब दलितों के नहीं, अगर किसी के नेता थे तो वो ओबीसी वर्ग के थे, वो पिछड़ा वर्ग के थे। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय फुले, जय मां साहित्य। दीदी आए